अभी उम्र नहीं हुई थी लेकिन वह चला गया। अभी तो जीवन भी शुरू नहीं हुआ था। उसके जाने पर मैंने महसूस किया कि दुनिया छोटी हो गई है। अभी भी पानी ठंडा था लेकिन उसकी ठंडक कम होती गई। जितनी वह महसूस करता था असल में उतना पानी खत्म हो गया था। उतनी दुनिया, उतना दृश्य खत्म हो गया था जितना वो देखता था। उनकी अनुपस्थिति हवा, पानी, दुनिया में महसूस की जा सकती है। यहाँ तक कि भाषा यहाँ तक कि भाषा अपनी एक भंगिमा भूल चुकी थी। दुख और खुशी की एक एक लट गायब थी। हालांकि सब कुछ पहले जैसा ही था, शांत, एक रस और हलचल से भरा हुआ। मैं चाहती हूँ कुछ अव्यवहारिक लोग एक गोष्ठी करें कि समस्याओं को कैसे बचाया जाए, उन्हें जन्म लेने दिया जाए, वे अपना पूरा कद पाएं, वे खड़े हों और दिखाई दें, उनकी एक भाषा हो और उन्हें कोई सुने। शुभा की इन्हीं कविताओं के साथ समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन के इस मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में पितृसत्ता अब और नहीं, जो हमारी श्रृंखला है उसमें जो हमारा विषय है पितृसत्ता से संवाद, इतना मुश्किल क्यों। आप सबसे एक साझी बातचीत करेंगे, लेकिन आपके सवालों के जवाब और भी ढेर सारी बातें कहने सुनने के लिए कथाकार, कवि, आलोचक चंद्रकला त्रिपाठी हमारे साथ हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे साथ स्वतंत्र पत्रकार जया निगम जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी, हमारे आज के दोनों अतिथि अब हमारे समय के महत्वपूर्ण विद्वान हैं और हम सब उनका परिचय जानते हैं। चंद्रकला त्रिपाठी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय की प्राचार्य रहीं। आपने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना के क्षेत्र में अपने लेखन की धमक छोड़ी। लगभग 4 दशकों तक आपने हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। आपकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ। बसंत के चुपचाप गुजर जाने पर, शायद किसी दिन, इस उस मोड़ पर, प्रेत बाधा, इन दिनों साहित्य में चन्ना तुम मुगी हो जो आपका उपन्यास आया वो खासा चर्चा में है। मैं निर्मला रावत जी से निवेदन करूंगा कि आप चंद्रकला जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रकला त्रिपाठी जी आपका विदुष बैटन परिवार में। बहुत स्वागत। हमारे साथ स्वतंत्र पत्रकार जया निगम जी हैं। जया स्वतंत्र पत्रकार हैं। आपने BBC, ग्रीन पीस एवं वन इंडिया के साथ बतौर जर्नलिस्ट काम किया। पिछले कुछ सालों से आप लगातार लैंगिक मुद्दों, महिला मुद्दों पर विभिन्न प्लेटफॉर्म पे लिख रही हैं, बोल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर कामिनी से निवेदन करूंगा आप उन्हें उनका स्वागत करें। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन मंच डॉक्टर विद्योत्मा रावत के संगी साथियों एवं परिजनों द्वारा नवंबर 2020 में इस भावना से बनाया गया कि इसके माध्यम से वो विद्योत्मा के मूल्यों और सरोकारों को आगे बढ़ा सकें। बाद में उनका परिवार और अन्य शुभचिंतक और विद्वज्जन इससे जुड़ते गए और विषमता के तमाम रूपों से प्रतिरोध की इस साझी यात्रा में हम भी सक्रिय रूप से जुड़ गए। जिस मुहिम में समाज की अनेक मेधाएं प्रतिबद्धता से लगी थीं, उन्हीं के विज़न और एक्टिविज़्म से ही समाज के लोग खुली सांसें ले पाते हैं। ऐसे उजास को हम तक लाने के लिए हर महीने के पहले रविवार को विदुष बैटन उजास मायनों का इन सर्च ऑफ मीनिंग कार्यक्रम में समाज की उन्नत मेधाओं को उन प्रकाश स्तंभों की उजास हम तक लाती हैं जिनके शब्द एक जिंदा शय हैं, मायनों से लबरेज।
जिनका शब्दों से एक ईमानदार रिश्ता होता है और जिनके कार्यों में बदलती सामाजिक गतिकी के संकेतों के साथ नवीन अभिप्राय भी उजागर होते हैं। ऐसी रचनाएं मानवीय संभावनाओं के उत्खनन को संभव बनाती हैं। जिंदगी की लौ ऊंची करने में वही शब्द कारगर हो सकते हैं जो उस सत्य अर्थात यथार्थ की एक मूल्यपरक रिश्ता रखते हों, जहां शब्द अर्थ ग्रहण करते हों। अब तक इसके 28 एपिसोड हो चुके हैं। इस कार्यक्रम का आगाज़ 1 जनवरी 2021 को कथाकार योगेंद्र आहूजा जी द्वारा हुआ। उनसे इज़ाबेल एलेंडे के जीवन और उनकी रचना सुनते हुए ज़िंदगी की मोल भी हमने साझा किया और ये भी कि मृत्यु को गरिमा देना प्रकांतर से जीवन को गरिमा देना है। आगे की कड़ियों में उजास लाने वाली मेधाओं में ये बात और साफ होती है। जैसे भगत सिंह पर बोलते हुए चमनलाल जी ने बताया कि उनके मकसद और सरोकारों में उनकी ज़िंदगी जिस तरह अधिकतम उपयोगी हो सकती थी, वो रास्ता उन्होंने चुना। जब दृष्टि साफ और संकल्प पक्का हो तो उसके लिए क्या मोल चुकाना पड़ेगा, इसकी मापतौल नहीं। हर महीने के तीसरे रविवार को शाम 4 बजे हम किंसुकी अपूर्ण सुंदर है, किंसुकी ब्यूटी इन इम्परफेक्शन में विभिन्न क्षेत्रों की युवा प्रतिभाओं से विदुष बैटन की बेबाक बातचीत होती है। 25 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि की अल्ट्रा मैराथनर ज्योत्सना रावत से विदुष बैटन की बातचीत के साथ लाइव कार्यक्रम का आगाज हुआ था। किंसुकी is a Japanese word which was dear to Vidu. It was there in her WhatsApp status also. Kintsugi means embarrassing, flaws and imperfection. इस कार्यक्रम में समानता के मूल्यों के प्रति आस्था रखने वाले और किंसुकी की भावना को जीने वाली युवा शक्तियों से हम लगातार रूबरू हो रहे हैं। उनके संघर्ष और स्वप्न, भय और हौसले की धूप छानी जीवन यात्रा के अनुभव उनकी आकांक्षाओं को प्रकट करते हैं कि कितनी बेचैनी है उनके भीतर संवेदना समृद्ध समाज बनाने की। उनकी सक्रियता और बेचैनियों में उनका सपना झांकता है कि आज़ादी और समानता की वो दुनिया बने जहां दृष्टि की हर शय को उसका प्राप्त मिले। अब तक हमने इसके 20 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा विद्योत्मा व्याख्यानमाला की पहली कड़ी का 29 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। इस वर्ष लेखक और पर्यावरण कर्मी सोपान जोशी द्वारा राज बनाम समाज और मुक्ति की दास्ता और मुक्ति का पर्यावरण विषय पर वक्तव्य हुआ और सवाल जवाब हमने किए। दूसरे साल 29 अक्टूबर 2023 को वरिष्ठ वैज्ञानिक कथाकार देवेंद्र मेवाड़ी ने मैं कौन हूँ शीर्षक से मानव की विकास यात्रा की दिलचस्प कहानी सुनाते हुए बताया कि विषमता कितनी अवैज्ञानिक और गैर ऐतिहासिक है। इसके अलावा पुरुषों द्वारा रचित जेंडर संवेदी रचनाओं का माह बसंत की आहट के नाम से हमने मनाया। संपादन, प्रकाशन, सिनेमा, आलोचना आदि विविध क्षेत्रों में जेंडर परिदृश्य पर विचार विमर्श किए गए। ये कार्यक्रम पुरुष लेखकों के स्त्री विषयक लेखन पर केंद्रित किया गया था। समानता मूलक समाज के कल्याण के लिए विषमता के आधारों की साफ समझ और प्रतिरोध की ताकत तो पैदा करनी ही होगी। पितृसत्ता से मुठभेड़ करती रचनाशीलता की साझा यात्रा करते हुए विदुष बैटन फेसबुक पेज पर 4 अक्टूबर को पितृसत्ता अब और नहीं, पैट्रियार्की नॉट एनीमोर मुहिम की शुरुआत हुई, जिसके तहत पितृसत्ता को समझने और उससे जूझने का जज्बा लिए अनेक रचनाएं हर वर्ग आयु के लोगों द्वारा प्रस्तुत की गईं और दिवस का समापन निवेदिता मेनन के वक्तव्य से किया गया। अगला साल 4 अक्टूबर 2022 को इतिहासकार और नारीवादी चिंतक उमा चक्रवर्ती की जुबानी महिला लेखन की कहानी सुनते हुए बीता, जिनकी किताबों से हमने जेंडर, जाति और वर्ग के अंतर संबंधों को पहचान करना सीखा, जिनके शब्दों से हमें आज़ादी के सही मायने समझ आए और विषमता से प्रतिकार करना सीखा है। उनके साथ हुए खुले संवाद और उनके दोस्त व्यक्तित्व ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आज उसकी तीसरी कड़ी में हम सब मिलकर खुली परिचर्चा कर रहे हैं और इस विषय पर कि आखिर पितृसत्ता व्यवस्था में संवाद इतना मुश्किल क्यों है। संवाद से ही तो मनुष्य मनुष्य बनता है, उससे उसकी अभिव्यक्ति छीनना उसकी मनुष्यता छीनने जैसा है। मगर हम सब अपने आप से पूछ कर देखें, क्या सहज सामान्य ढंग से हम अपने घरों में या बाहर के परिवेश में अपने मन की बात को कह पाते हैं, या जब हम अपनी भीतरी सच्चाई कहते हैं
तो भी उसे सुनने समझने वाला कोई मिलता है? अगर नहीं तो हमें उस व्यवस्था पर बात तो करनी ही होगी जो हम सबको ऐसा कुछ बनने पे मजबूर कर रही है, जो हम नहीं हैं, जो हम नहीं होना चाहते और होने से और वो हो जाने से हम नहीं रह पाते। इस विषय पर संक्षिप्त वक्तव्य और सवाल जवाब में भागीदारी करने के लिए हमारे पास वय के दोनों छोरों पर स्थित दो बेहतरीन शख्सियत और आप सब मौजूद हैं। जया निगम पत्रकार रही हैं और समानता के मूल्यों के लिए पन्नों में और पन्नों से बाहर बहुत सक्रिय हैं। उनके अनुभव हमें अपने सवालों के जवाब पाने में मददगार होंगे। शिक्षाविद, कथाकार और आलोचक चंद्रकला त्रिपाठी जी स्त्री सरोकारों के साथ लेखन और साहित्यिक मंचों पर लगातार अपना हस्तक्षेप कर रही हैं। उनके अनुभवों का संसार इतना विपुल है कि घर, अकादमिक जगत, लेखन जगत, तमाम जगहों पर वे अपने अनुभवों से हमारा बहुत सारा कोहरा साफ कर सकती हैं। उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि शिक्षण और लेखन की दुनिया में इतने साल गुजारने के बाद भी वे युवा निगाहें रखती हैं और परिचर्चाओं में युवाओं की दोस्त सहभागी के रूप में नजर आती हैं। वरना अकादमिक जगत से निकले अधिकतर पुरुष रचनाकार तो इस अवस्था तक खुद को अध्यक्षता की रूढ़ भूमिका तक कैद कर चुके होते हैं। पितृसत्ता एक की अभिव्यक्ति को एक तरह से दूसरे की अभिव्यक्ति को दूसरी तरह से कुंठित करती है। आज़ाद कोई नहीं रह पाता। मुझे खुशी हो रही है कि इस मौके पर हमारे साथ वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी हैं, जो एक दोस्त प्रोफेसर के रूप में हमारे साथ हैं। मैं उनका भी बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। आप सबसे हम सब परिचित हैं। परिचय में बहुत समय हम जाया नहीं करते हुए परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चर्चा में सक्रिय भागीदारी करें। दो तरफा बातचीत होगी तो दिमाग के जाले साफ होते रहेंगे। बातचीत के पहले राउंड में जया निगम जी विषय की प्रस्तावना रखेंगी और फिर आप में से कोई भी इस विषय को अपने ढंग से खोलना चाहे तो उसे ज़रूर खोलेगा। इसके बाद बोले गए जो भी जिज्ञासा आपकी होगी उसमें हम अपने विचार, अपने निजी सार्वजनिक कैसे भी अनुभव होगा वो बांटेंगे। फिर अपने आप बात आगे बढ़ती जाएगी। तो आइए हम मुखातिब होते हैं जया निगम की ओर कि वे विषय को कैसे देखती हैं, उस पर अपने विचार रखें तो हम सब भी विषय को बेहतर ढंग से डिकोड कर पाएंगे। मैं बहुत स्वागत कर रहा हूँ जया आपका। शुक्रिया विशाल। मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ, विषय पर आती हूँ। पितृसत्ता में संवाद इतना मुश्किल क्यों? तो बात अगर हम यहाँ से शुरू करें, क्योंकि हमारे पास सुनने वालों में सभी तरह के लोग मौजूद हैं, नए उम्र के लोग भी हैं और बहुत मुझसे ज़्यादा जानने वाले भी हम मौजूद हैं। लेकिन मैं अपनी बात बहुत बेसिक चीज़ों से शुरू करना चाहूँगी कि पितृसत्ता है क्या, पितृसत्ता से हम समझते क्या हैं और वाकई में इस विषय को चुनने की वजह क्या रही। क्योंकि ये विषय ऐसा नहीं है कि कोई आम अकेडमिक विषय हो, ये बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी आपकी रोज़मर्रा के जीवन से निकलने वाला बातचीत का विषय है जो अंततः बड़ी चीज़ों की ओर मुड़ेगा। तो पितृसत्ता है क्या? पितृसत्ता एक ऐसा ढांचा है, एक पावर हेजेमनी है, मैं इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करती रहूँगी, एक शक्ति संरचना है जो हम अपने आसपास समाज में, राजनीतिक स्तर पर, कल्चरल स्तर पर, पर्सनल रिलेशंस पे हर जगह पाते हैं। ये एक ऐसा ढांचा है जहाँ पे हेट्रोसेक्सुअल मेन जो हैं, आदमी जो हैं, मर्द जो हैं, वो इस सत्ता के सबसे सुप्रीम स्थान पर। बाय डेफिनीशन अभी मैं जा रही हूँ और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब हम यहाँ पर पितृसत्ता की बात करते हैं तो हम ये समझें कि आखिर हम बात किससे कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं। जब हम ये बात कहते हैं कि पितृसत्ता है हमारे आसपास, तो वाकई में हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे आसपास एक ऐसा ढांचा मौजूद है जहाँ पर पावर कुछ लोगों के पास है, कुछ ऐसे लोगों के पास है जिनके पास जन्म से वो अधिकार मौजूद है, क्योंकि वो एक खास सेक्स में जन्मे हैं। तो ये है मोटी मोटी डेफिनेशन कि पितृसत्ता है क्या, और इसे आप हर जगह महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अभी हमारे पास एक विमेन रिजर्वेशन बिल आया जिसने ये तय किया कि हमारी संसद में, क्योंकि हम लोकतांत्रिक ढांचे में हैं इसलिए संसद की बात करना मुझे लगा सबसे माकूल होगा,
तो हमारी संसद में आज आज़ादी के 70 साल बाद भी हम ये तय कर रहे हैं कि 33% आरक्षण हो महिलाओं के, क्योंकि लोकसभा में जो मौजूदा आंकड़े हैं उसके हिसाब से केवल 15% नहीं। मुझे ये दोहराना पड़ रहा है यहाँ, जिससे हम समझें कि पितृसत्ता पर बात हम यहाँ पर करने के लिए क्यों आए। राज्यसभा में केवल 13% महिलाएं आज़ादी के 70 साल बाद। तो यकीनन हमारे आसपास एक ऐसा ढांचा मौजूद है जो बहुत नीचे से औरतों को, दूसरी सेक्सुअलिटी के लोगों को, या ये कहें कि माइनॉरिटीज़ को, जो मर्द भी हैं लेकिन माइनॉरिटी के हैं, उनको ऊपर आने से एक तरह से रोक रही है। मैं अभी उनके आंकड़ों में नहीं जा रही, लेकिन हम ये देख सकते हैं अपने आसपास बहुत ऑब्वियस तरीके से। अब दूसरी बात ये है कि इसका दूसरा वर्ड है कि संवाद क्या है, और संवाद की ज़रूरत क्यों है हमें, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक ढांचे में हैं। मैं दोबारा ये बात दोहराऊंगी, इसलिए हमारे पास एक जरिया है आपस में बातचीत करने का, आपस में चीज़ों को, मुद्दों को रिजॉल्व करने के लिए हम बात करना पसंद करते हैं, या एक तरह से कहें कि यही एक टूल है जो डेमोक्रेसी में मौजूद है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इसलिए हमें कन्वर्सेशन पर हम बात करते हैं। अगर इसको थोड़ा थ्योरेटिकली देखें कि संवाद है क्या, तो इंडियन थ्योरी के मुताबिक, इंडियन कम्युनिकेशन थ्योरी के मुताबिक एक साधारणीकरण मॉडल है जो ये कहता है कि अगर आप किसी के साथ संवाद कर रहे हैं तो उसके लिए सहृदयता जरूरी है। सहृदयता क्या है? ओपन हार्टेडनेस, सबलाइमनेस के साथ। तो क्या आप वाकई ये महसूस करते हैं जब हम परस्पर रिश्तों पर बात करें, अगर आंतरिक रिश्तों पर, या साधारण शब्दों में कहें तो पारिवारिक रिश्तों पर बात करें, जब हम अपने घर में बात करते हैं तो क्या वहाँ पावर रिलेशंस नहीं होते? हर जगह होते हैं पावर रिलेशंस। लेकिन क्या वो पावर रिलेशन इस चीज़ का क्या वो हमें सहृदयता से रोकती है? क्या वो हमें दूसरे की बात सुनने से और अपनी बात कहने से क्या रोकती है? ये एक डिस्कस की जाने वाली बात है। इसलिए संवाद विषय हमने चुना कि संवाद क्यों ज़रूरी है। और जब हम संवाद करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे हमारी एक सहमति बनती है, क्योंकि इसका एक कन्वर्सेशन का एक, क्योंकि संवाद मतलब कन्वर्सेशन, क्योंकि संवाद करने के साथ ही एक लक्ष्य होता है कि आप किसी चीज़ पर एक एग्रीमेंट पे आ रहे हैं, एक सहमति बना रहे हैं। इस सहमति के साथ ही फैसले आगे बढ़ते हैं और रोड्स खुलते हैं। ये मोटा मोटी डेफिनेशन है। अब क्योंकि पितृसत्ता में संवाद इतना मुश्किल क्यों? क्योंकि अब ये जो विषय है इसमें एक चीज़, एक क्वेश्चन है, एक शंका है कि ये वाकई संवाद मुश्किल है। हो सकता है आप लोग, बहुत लोग इस वजह से सहमत ना हो सकता है सभी लोग सहमत हो इस बात से। लेकिन मैंने जैसे कि पहले ही आंकड़े रखे कि हम ये जो संवाद की बात कर रहे हैं, तो हम अगर शुरुआत करें कि फैमिली रिलेशंस पे बात करें कि क्या आप जब अपने घर के पैट्रियार्क के पास जाते हैं, पिता के पास जाते हैं, क्या वो आपकी बात सुनते हैं? आपको लगता है ऐसा? आपको लगता है ऐसा कि क्या वो आपको सुन पा रहे हैं, या आप उनसे अपनी बात उस तरह से कह पा रहे हैं जैसे कि आपको कहनी चाहिए? क्या आपने इस पर कोई पावर रिलेशन महसूस किया है जो आपको अपनी बात कहने से रोकता? हम सभी जानते हैं कि ये वहाँ मौजूद है, और उस पर सबसे ज़्यादा इस चीज़ को रोकता क्या है? आई विल डेयर टू से कि यहाँ पर मैस्कुलिनिटी रोल प्ले करती है। अगर हम पैट्रियार्की की बात कर रहे हैं घर के, यहाँ पे पैट्रियार्की के साथ मैस्कुलिनिटी अनिवार्य रूप से आती है। इसका दायरा आप और बड़ा भी कर सकते हैं कि पितृसत्ता जो है वो संस्थाओं में कैसे रोल प्ले करती है, देश के साथ पितृसत्ता कैसे जुड़ती है, कैपिटलिज्म के साथ पितृसत्ता कैसे जुड़ती है, कॉलोनियलिज्म के साथ पितृसत्ता कैसे जुड़ती है, या एम्पीरियलिज्म के साथ पितृसत्ता कैसे जुड़ती है। इसका दायरा यहाँ तक जाता है। लेकिन मैं बात बहुत निचले स्तर पे अभी करना चाह रही हूँ कि हमारे आपके घरों में ये कैसे महसूस होता है। एक उदाहरण के लिए हम ये बात करते हैं कि ILO का ताज़ा आंकड़ा है इस साल का कि लेबर फोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन लगातार घट रहा है।
2005 में ये 32% था और अभी जो है ये 19% हो चुका है, जो कि मैं दोबारा दोहरा रही हूँ। तो ये एक कॉन्स्ट्रक्ट है दरअसल, जिसे हम तोड़ नहीं पा रहे किसी भी संवाद के जरिए। पिछला एक उदाहरण लें अगर हम, अभी एक हालिया उदाहरण लेते हैं, जो रेसलर्स का हमारे बीच में एक इतने दिन मूवमेंट चला, उसमें वो लगातार अपनी सत्ता से बात कहती रही, सत्ता उनको सुनने के लिए तैयार नहीं हुई अरसे तक। ये क्या है, ये कहाँ से आता है? यकीनन सत्ता के शीर्ष में जो पुरुष बैठे हैं, उनका जिस तरीके का स्ट्रक्चरल माइंडसेट है, ये वहाँ से आता है, ये वहाँ से आता है। और इसको हम और आगे तक देखें, अगर मैं मूवमेंट के उदाहरण अभी लेकर के बात करूँगी, शायद इससे ज़्यादा मेरी बात क्लियर हो, कि यहाँ पर तो एक ऐसा मूवमेंट था जिसे महिलाएं लीड कर रही थी, महिला के मतों पर। लेकिन एक फॉर्म मूवमेंट भी हुआ हमारे बीच में, फार्मर्स मूवमेंट हुआ, जिसमें किसान अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने महीनों की बात दिल्ली में आकर के रखी, लेकिन सत्ता उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। तो संवाद दरअसल केवल आदमी और औरत के बीच, या आदमी और औरत के बीच पारिवारिक सांस्थानिक ढांचे पर ही नहीं होता, आदमी और आदमी के बीच भी होता है। जैसा कि हमने देखा फार्मर्स मूवमेंट में मोस्टली जो लीडरशिप थी वो पुरुषों के हाथ में थी। तो यहाँ पर भी एक है। तो ये बहुत मैटर करता है कि पैट्रियार्की में आदमी आदमी के साथ कैसे बात करता है। क्या वो उसे पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार है? क्या वो उसकी बातें समझता है? दूसरा, आदमी महिलाओं के साथ कैसे बात करता है, पारिवारिक ढांचे के अंदर भी, सांस्थानिक ढांचे के अंदर भी, और इससे बड़े जगहों पर भी, जैसे कि मूवमेंट, जहाँ पर एक तरीके से सत्ता से बात करने वालों के आगे जो शेष लोग होते हैं उनके पास सत्ता नहीं है। तो मुख्यतया जो मेरे सोचने का विषय है इस विषय पर, वो यही है कि पितृसत्ता में संवाद जब हम करने चलते हैं तो आखिर हमें क्या चीज़ें रोकती हैं। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर मैस्कुलिनिटी अनिवार्य रोल प्ले करती है, और मैस्कुलिनिटी में भी किस तरह की मैस्कुलिनिटी, इस पर हम आगे बात करेंगे। मैस्कुलिनिटी, जब हम मैस्कुलिनिटी की बात करें अगर, तो किसी देश के शीर्ष स्थानों पर जो लोग हैं, वो जब सत्ता से हटे हुए लोगों पर, या किसी को अगर पारिवारिक ढांचे के अंदर देखें, तो जब पुरुष एक महिला से बात करता है, जिसमें पुरुष के हाथ में घर की सत्ता होती है और महिला दोयम दर्जे पर होती है, ऐसा नहीं है कि सत्ता उसके हाथ में नहीं होती, पर वो दोयम दर्जे पर होती है, तो वो किस तरह से आपकी बात करता है। महिलाओं की मैंने गूगल पर सर्च किया कि महिलाएं और पुरुष के बीच में मुख्य समस्या संवाद में क्या आती है, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट्स मिले वो ये थे कि ये हमारी सुनते नहीं हैं। ये बहुत कॉमन शिकायत है, और शायद आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि हमारी अपने देश की सत्ता से भी ये बहुत उस तरह की शिकायत है कि वो हमें सुन नहीं रहे। शायद हो सकता है यहाँ आप में से बहुत लोग ना मुझे मेरे से एग्री करें, लेकिन घरों में तो ये अमूमन पाए जाने वाली शिकायत है। दूसरी शिकायत ये है कि ये मुझसे बात नहीं करते, और बात ना करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। एक्चुअली सच है, मैंने पुरुषों के एंगल से इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि पुरुष इस पर क्या सोचते हैं, कि वो बात क्यों नहीं कर रहे, वो बात क्यों नहीं करना चाहते, या वो इस तरह के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करना चाहते जिस पर महिलाएं बात करने में इंटरेस्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष बात नहीं करते, लेकिन अक्सर उन विषयों पर, उन इमोशनल चीज़ों पर बात नहीं करना चाहते जहाँ पर इमोशनल मुद्दे आते हैं, या जहाँ पर कंट्रोल हटने के मुद्दे आते हैं, पारिवारिक नियंत्रण हो या फैसले लेने के नियंत्रण हो, फैसले लेने की बात हो, वहाँ पुरुष महिलाओं को अक्सर शामिल नहीं करते। पारिवारिक उस ढांचे पर हम सब ये सब बात आपसी उस पर महसूस कर चुके हैं। संस्थाओं के स्तर पे भी एक कॉमन बात है, यहाँ ज़्यादातर महिलाएं और पुरुष जो हैं वो जॉब में जो हैं वो ये बात जानते हैं कि अपनी बात अपने शीर्षस्थ अधिकारी से कहना कितना मुश्किल है। यहाँ पावर प्ले है, इसी पर हम बात करने आए हैं कि ये मुश्किल आती क्यों है। इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो शिकायतें हैं कि ये हमारी सुनते नहीं हैं या ये मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं,
इसका जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो ये है कि जो आपसे बात करने की लगातार कोशिश कर रहा है, इसको हम अगर लोकतांत्रिक शब्दावली में कहें, अपनी एप्लीकेशन रख रहा है बात करने की, लगातार आपसे कोशिश कर रहा है, या आपको एक तरह से आप ये कह सकते हैं जहाँ महिलाएं बहुत नैगिंग होती हैं, मे बी उसको ये कह सकते हैं कि वो नारे लगा रही हैं अपने ढंग से, मे बी देखने का एक ढंग ये हो सकता है, वो लगातार आपसे तवज्जो चाह रही हैं किसी ऐसी बात पर जिस पर आप ध्यान नहीं देना चाहते। बहुत सारी महिलाएं बहुत नैगिंग होती हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये नैगिंग जो है निगेटिव टर्म है, अगर हम इसको डिफाइन करें कि एक्चुअली मांग क्या कर रहा है। मुझे टाइम बता दीजिएगा जो वो कल्मिनेट करने का, क्योंकि मैं एकदम बहती जा रही हूँ। तो आप एक राउंड 5 मिनट में कंप्लीट करके ठीक है बेहतर। तो मैं यही बात कर रही थी कि तो ये जो कॉन्स्ट्रक्ट हमारे आसपास है जिसे समझना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। मैंने इसलिए 2-3 स्तर पर अपनी बात कही। पहली, एक पारिवारिक स्तर पर जहाँ पर पुरुष पैट्रियार्क है और हम उससे लगातार बात करें, या कई परिवारों में महिलाएं भी पैट्रियार्क हैं, लेकिन वो सेम उन्हीं मैस्कुलिन वैल्यू सिस्टम के साथ हैं शीर्ष पर, या उसी के साथ रूल कर रही हैं जो कि पुरुष आज तक बना के रख के चलते आए। फॉर एग्जाम्पल, महिलाओं के घर आने का एक टाइम होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की महिलाएं इसे कहते हैं कि ये कर्फ्यू टाइम है। क्या आप में से पहले के जो लोग हैं उन्होंने कभी अपने घरों में ये शब्द इस्तेमाल किया था कि आपके घरों की बहनों के ऊपर या आपके घर की भाभियों के ऊपर कर्फ्यू टाइम है? नहीं किया। बहुत कॉमन बात किया था। अंजलि जी के खिलाफ संघर्ष भी किया था, अच्छी बात है। लेकिन जैसे कहते हैं आम लोगों तक ये जो बात पहुंचने वाली बात है, ये शायद नहीं है ये चेतना कि ये कर्फ्यू टाइम अभी भी नहीं है बहुत जगहों पर। लेकिन फिलहाल मतलब जिस पर हम बात करें कि ये कॉन्स्ट्रक्ट बनाता है आपके अपने घर के आसपास। पिछले दिनों एक कैंपेन शुरू हुआ, मेरी रात मेरी सड़क के नाम पे। उसने निगोशिएट किया पावर के साथ। निगोशिएशन वर्ड आ रहा है यहाँ, मैं कन्वर्सेशन नहीं कह रही। निगोशिएशन और कन्वर्सेशन में देयर इज़ अ डिफरेंस। निगोशिएशन जब आप बात करते हैं तो देयर इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू अचीव थ्रू कन्वर्सेशन। लेकिन कन्वर्सेशन जब हम बात करते हैं तो हम उस पर बात कर रहे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर एग्रीमेंट पे पहुँचे जो हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन जब आप निगोशिएशन कर रहे होते हैं यू हैव टू अचीव समथिंग। तो महिलाओं ने मेरी रात मेरी सड़क नाम के कैंपेन के साथ एक निगोशिएशन स्टार्ट किया, सत्ता के साथ, अपने पुरुष साथियों के साथ, मर्दों के साथ, अपने घर में पिताओं के साथ, अपने बॉस के साथ, कि वो अगर रात में सड़क पर होना चाहती हैं तो उनकी सेफ्टी कौन इंश्योर करेगा और ये सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। जेएनयू में, सोनम है वहाँ से और भी लोग होंगे, जेएनयू में ऐसा कोई कर्फ्यू टाइम महिलाओं के लिए नहीं है। जीवन में पहली बार जब मैं जेएनयू आई तब मैंने ये महसूस किया कि ये कितना नेसेसरी है। हम लोग जस्ट बगल में थे आईएमसी में, हमारे यहाँ 9 बजे लॉकडाउन हो जाता था, लॉकडाउन ही कहूँगी मैं पूरी रात के लिए। तो वो जो लॉकडाउन था उसमें हम ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से डिप्राइव होते थे जो कि हमारे जस्ट बगल के कैंपस में दूसरी लड़कियाँ एक्सपीरियंस कर रही होती थी। ये कॉन्स्ट्रक्ट है और इसलिए ही इस पर बात हम कर रहे हैं यहाँ पर कि पितृसत्ता में जब आप किसी चीज़ के साथ आगे बढ़ते हैं, किसी मांग के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ कन्वर्सेशन ज़रूरी होता है। और उस कन्वर्सेशन में कौन सी चीज़ें आपकी रूट ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं। जब आप अपने घर में पिता से कहने जाते हैं कि मुझे अपनी सहेली के घर में पजामा पार्टी के लिए जाना है रात के 12 बजे, क्या प्रॉब्लम होती है? माँ से भी, माँ क्यों आपके लिए इतनी परेशान होती है कि बेटी आ जाए सही टाइम पे? भाई क्यों परेशान होते हैं कि आ जाए मेरी बहन सही टाइम पे? यहाँ पर एक पावर प्ले है और इसीलिए वहाँ पर कन्वर्सेशन ज़रूरी है कि जो वो लड़की अपनी बात क्या कहना चाह रही है अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, और घर वाले उसे क्या समझाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ही अपनी बात ख़त्म करूँगी। आगे की कड़ियों में मुझे लगता है मैं इसको और आगे तक बढ़ाऊँगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जया, अपने विषय को बहुत हद तक हमें समझाया कि इस परिचर्चा में आज हम किस तरह की बातचीत करना चाहते हैं। आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबसे भी पूछना चाहूँगा कि आप विषय प्रवर्तन करना चाहें या कुछ कहना चाहें आज के विषय के बारे में, तो आप इस विषय को खोल सकते हैं। आप में से कोई भी कुछ कहना चाहें। योगेंद्र जी। मैं योगेंद्र आहूजा जी हमारे बीच में हैं, हमारे समय के महत्वपूर्ण कथाकार। मैं चाहूँगा विषय पर।
कुछ लिखा था, मैं इसको सामने रख के हिंदी के एक महत्वपूर्ण कविता संकलन का शीर्षक है दुनिया रोज बनती है। दुनिया का अर्थ अगर यहाँ सिर्फ ज़मीन, आसमान या नेचर या कायनात नहीं, मनुष्य भी है, जो कि जाहिर है, तो वह भी रोज बनता है। सिमंद अबुआ की जो बात है कि पितृसत्ता के तहत स्त्री जन्मना या नैसर्गिक नहीं, वो बनाई जाती है, ये बात अब एक तथ्य की तरह स्थापित है। वो एक खास तरीके से गढ़ी जाती है, बल्कि गढ़ी जाती रहती है। लेकिन ये बात स्त्रियों के ही नहीं, पुरुषों के बारे में भी उतनी ही सच है। अगर हम सब स्त्री और पुरुष रोज बनते, बनाए, गढ़े जाते रहते हैं, तो ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि किन प्रक्रियाओं के तहत, किस प्रकार और किन के द्वारा। तो इस सवाल की विवेचना जो है वो सिर्फ स्त्री पुरुष मनोविज्ञान के या उनके बीच जो नैसर्गिक नेचुरल अंतर होते हैं उसके आधार पर नहीं की जा सकती। वो तो एक सीमित तंग दायरा होगा। उस दायरे के बाहर जाकर हमें पूरे समाज के ढांचे, आर्थिकी, परंपरा, संस्कृति, इतिहास और अतीत की पड़ताल करनी पड़ सकती है। ये आसान सा सवाल लगता है कि पितृसत्ता में संवाद क्यों इतना मुश्किल होता है, लेकिन ये हमारे सामने चुनौती पेश करता, या अगर हम इस पर गंभीरता से सोचें तो कर सकता है कि हम एक ओवरऑल, एक सर्वतोमुखी, सर्वांगीण सभ्यता समीक्षा करें, बहुत सारे भ्रमों, मुगालतों और आत्मतुष्टियों से अपने को मुक्त करें और सभ्यता समीक्षा के साथ आत्म समीक्षा भी करें। तो स्त्री पुरुष संबंधों का एक खास पैटर्न है जो हम अपने इर्द गिर्द खूब देखते हैं। वो हम सब में जो यहाँ बैठे हैं उनमें भी अधिकतर नहीं तो अनेकों के जीवन में होगा। हम देखते हैं युवा जोड़े प्रेम से लबालब, पुरुष अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी की मेधा, प्रतिभा, काबिलियत और मौलिकता पर, उसके सौंदर्य बोध और उपलब्धियों पर फिदा नजर आता है। युवावस्था, उस समय वो ये महसूस करता है कि जैसे उसका उसकी ज़िंदगी में आने के बाद जैसे वो दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान है और अपने साथी पर गर्वित होता हुआ वो हमेशा उसके करीब रहना चाहता है। उस समय इश्क के इजहार और मान मनोबल के लिए उसके पास शब्द पूरे नहीं पड़ते, और प्रेमिका या पत्नी भी उस समय उसे मुग्ध भाव से ताकती हुई इश्क में सराबोर नजर आती है। मगर अफसोस, एक सुंदर सपने जैसा ये दृश्य सपने की ही तरह देखते ही देखते विलुप्त हो जाता है। चंद ही सालों के बाद उस स्वप्न सुंदरी की जगह एक खींची हुई, कहीं खाली, परेशान औरत नजर आती है। उसे बातचीत की, सुने जाने की ज़रूरत होती है, जबकि मर्द अधिकतर अनुपलब्ध होता है। पास भी हो तो बात करने के लिए अनिच्छुक होता है और उससे विमुख अपनी दुनिया, अपने ख्यालों और कामों में गुम। मेरे ख्याल में कॉमन पैटर्न है बहुत। और कुछ और साल बीत जाएं तो वो साथ रहते हुए भी जैसे अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते हुए, जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटते। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये होता है कि एक आज़ाद ख्याल, खुद मुख्तार, मेधावी स्त्री अपने सेल्फ और संभावनाओं को विसर्जित कर सिर्फ अपने साथी की शख्सियत का एक एक्सटेंशन बनकर रह जाती है।
तो ये एक अक्सर दिखने वाला आम और मुश्किल पैटर्न है। इस पर हिंदी की तमाम कहानियाँ लिखी गई हैं। लेकिन सवाल ये है, इन्हीं चीज़ों को जया जी ने भी अपने तरीके से छुआ, लेकिन असली सवाल ये है कि इससे निपटा कैसे जाए, समाधान क्या है। ये दरअसल एक सांस्कृतिक पैटर्न या उसका संकेतक है, एक पैटर्न जो हम सबके सांस्कृतिक अवचेतन में धंसा हुआ है गहरे। सदियों से ये अनगिनत पीढ़ियों के बीच रहा है और आज तक व्याप्त है। इसके बावजूद कि पिछले कुछ दशकों में स्त्री पुरुष रिश्तों में थोड़ी समानता और थोड़ा लोकतंत्र आया है। स्त्री और पुरुषों की जो अलग अलग सामाजिक भूमिकाएं होती हैं वो उनके व्यक्तिगत संबंधों को कैसे आकार देती हैं, इसके प्रति हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। इन पैटर्नों को एक गहरे विश्लेषण से जाना समझा जा सकता है, लेकिन उनसे निपटने के लिए सिर्फ उन्हें जान लेना काफ़ी नहीं है। तो हमें यानी स्त्री और पुरुषों दोनों को ही अपने भीतर भी उन ट्रिगर्स को खोजने जानने की ज़रूरत हो सकती है जो हमारे व्यवहार को कुछ खास परिस्थितियों में एक खास तरह से निर्मित या अनुकूलित करते हैं। अगर हमारे अंतरतम की भावनाओं के बारे में कोई बात ना हो या उनकी परवाह ना की जाए, उपेक्षा की जाए, तो इससे हमारे भीतर कौन सा ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है ये जानना समझना बड़ा मुश्किल है। मतलब मैं जो ये बात कह रहा हूँ, मैं इसको एक थ्योरेटिकल बात की तरह समझता हूँ, लेकिन खुद अपने भीतर के ट्रिगर्स के बारे में मैं नहीं जानता। ये जानना और फिर ये समझना कि ऐसी स्थितियों में क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए बहुत धैर्य और समझ के साथ गहन आत्मनिरीक्षण और आत्मसमीक्षा की ज़रूरत होती है। ये स्थिति उन लोगों के साथ भी आ सकती है जिनके पैटर्न्स अपने साथी की उपेक्षा के खिलाफ हैं। तो ऐसे संबंधों में भी ये मुमकिन है कि एक साथी बात करने का इच्छुक हो और दूसरे को एकांत की दरकार हो, और दोनों की ही ज़रूरतें उस समय उनके लिए जेन्युइन हो सकती हैं। ऐसे में हमारा कौन सा ट्रिगर सक्रिय हो जाता है, हम क्या कर सकते हैं, फिर से संवाद कैसे स्थापित किया जा सकता है, ये सारी दबी परतें निकालना आसान नहीं है, न ही ये जल्दी से हो सकता है। बेशक ये एक डिसऑर्डर्ड सांस्कृतिक पैटर्न है जिसे पितृसत्ता के सामाजिक प्रशिक्षण ने आकार दिया है, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। एक महिला को भी एकांत की ज़रूरत हो सकती है, जबकि एक पुरुष बातचीत का इच्छुक हो सकता है। पुरुष जब एकांत चाहता है और बातचीत से विमुख होता है तो इसका अर्थ हमेशा उपेक्षा करना नहीं होता। ये मैं पुरुषों की ओर से कह रहा हूँ, आपकी बात में कुछ जोड़ते हुए। इसके विपरीत इसके पीछे उसकी गहरी संवेदनशीलता केयर हो सकती है। हो सकता है कि वो आपकी ही किसी बात से आहत होकर, लेकिन आपको आहत करना न चाहकर अपने एकांत में चुपचाप आंसू बहाना चाहता हो। मर्दों के आंसू नज़र नहीं आते, इसका ये मतलब नहीं कि वे होते ही नहीं। वे आपसे ओझल उनके एकांत या सुनसान में चुपचाप रहते हैं। ये न भूलें कि पितृसत्ता के तहत उनका भी प्रशिक्षण एक खास तरीके से हुआ है। उन्हें सबके सामने रोने की इजाज़त नहीं होती। तो मैं अंतिम बात जो मैंने कही, मैं यहाँ पे उसको समाप्त करना चाहूँगा कि हर हालत में हर शख्स के लिए अपने आप को समझना जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने साथ दूसरे की स्थिति को भी समझने का प्रयास करना, ये उस टूटे हुए संवाद को दोबारा जोड़ने की एक शुरुआत का बिंदु हो सकता है। बस इतना ही मैं कहना चाहता था, बाकी तो बहुत कुछ कहता है। इस विषय को खोलने में डॉक्टर श्रद्धा भी अपनी कुछ बात कहना चाह रही हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर श्रद्धा। धन्यवाद। मैं साहित्य
कि नमस्कार आप सभी को। मैं थोड़ा बाइलिंगुअल बोलूँगी, हिंदी पे मेरी इतनी अच्छी पकड़ नहीं है आप लोगों की तरह। जेंडर स्टडीज़ मैं पढ़ाती भी हूँ स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं मेरे अंडर जो जेंडर स्टडीज़ पे काम करते हैं। काफ़ी पहलुओं पे हम रिसर्च करते हैं। संवाद आज की डेट में मुश्किल क्यों है, ये आपको पहले इतिहास में झांकना पड़ेगा। जो हमारा इतिहास है वो और आज है, उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम बढ़े नहीं और हम डिस्कशन नहीं करते हैं। ये द वेरी फैक्ट कि अब हम बीए और एमए के लेवल पे भी स्टूडेंट्स को एक पूरा पेपर पढ़ाते हैं जेंडर स्टडीज़ पे मैंडेटरी रूप से, और उनको हम उसी लेवल पे सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो समझें कि वो डिफरेंस या पेट्रियार्की क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है, और जेंडर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस है। तो आज के जब हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, जब मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, तब ऐसा कोई पेपर नहीं था, है ना, बट आज है। तो इसका मतलब है कि संवाद तो शुरू हो चुका है, संवाद बहुत नीचे से शुरू हो रहा है। और अगर आप देखिए हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक्स, उसमें भी ये संवाद शुरू हो चुका है। तो संवाद शुरू हो चुका है और संवाद पे चिंतन मनन भी हो रहा है। पर अब मुझे लगता है मैं थोड़ा सा भिन्न आप लोगों से जाऊंगी कि अब स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, अब स्टेज ऑफ एक्शन आ चुका। अब हम 2024 में, संवाद तो 1970 के बाद से ही शुरू हुआ, जब आपके इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन हमने जब घोषित किया गया, तो उसके बाद से ही जो संवाद शुरू हुआ इंटरनेशनली और फिर नेशनली, है ना। और उसके बाद जेंडर स्टडीज़ पे इतना काम हुआ और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और वुमेन यूनिवर्सिटीज़ भी इस्टेब्लिश हुई, आपके जेंडर स्टडीज़ के केंद्र इस्टेब्लिश हुए। तो बहुत काम हुआ है लिटरेचर में भी और अदरवाइज़ भी, हर डिसिप्लिन में काम हुआ है ना। डिसिप्लिन में काम हुआ है, हम इतने सारे सेमिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो हम जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मुझे लगता है एकेडमिया से काफ़ी लोग हैं और इंटेलिजेंसिया क्लास काफ़ी है जिनको ऑलरेडी इस संवाद का पता है। बट अब मैं कुछ चीज़ें अपनी व्यक्तिगत जीवन से भी लाऊंगी। वो इसलिए लाऊंगी क्योंकि बहुत कुछ हम भी इस संवाद के बीच हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अभी बहुत छोटी सी चीज़ हुई हमारे अपने घर में। मेरे पिताजी, मैं बिहार से हूँ, आपको पता होगा बिहार कितना ज़्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटी है। जब मैं बिहार से दिल्ली आई पढ़ने के लिए, मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। कभी कोई मुझे झांकने नहीं आता था, कभी अगर मेरे को कोई परेशानी हो, और एक ही जवाब मिलता था, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, बहुत पैसे हैं, अच्छी जगह शादी कर देंगे। दैट वाज द ओनली संवाद जो मुझे घर से मिलता था। पर ठीक थी, मेरी भी अपनी ज़िद थी और उसी ज़िद पे मैं आज चल रही हूँ। हाँ, एक पीस ऑफ प्रॉपर्टी सेल करते हैं पिताजी, है ना। उसके बाद वो सारी प्रॉपर्टी से पैसे उठा के एक बेटे को दे देते हैं, और जो डिस्कशन होता है बेटे और फादर में होती है, ना मदर से होती है ना डॉटर से होती है। आज की डेट में भी मदर्स और डॉटर्स की ओपिनियन मानी नहीं जाती, क्योंकि अगर घर में आपका एक बेटा है तो बेटियों की कोई वैल्यू नहीं है। बेटियों से एक्सपेक्टेशन होती है कि जब माँ बाप बीमार हों तो वो दौड़ के आए, है ना, वहाँ पे इक्वालिटी है। लेकिन जब शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट से आज भी इक्वालिटी नहीं। आप जाकर फाइट करके ले सकते हैं, फाइट करने में आपके 10-20 साल चले जाएंगे और उस समय तक आप पूरी फैमिली में विलन बन जाइएगा। तो संवाद तो है, पर क्या अधिकार अभी भी मिल रहे हैं? अभी भी नहीं मिल रहे इतने सालों के संवाद के बावजूद, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब मैं देखती हूँ आज से 20 साल पहले जब हम आए और जितना संघर्ष करना पड़ा, और आज जो लोग आए हैं उनके संघर्ष में बहुत अंतर है। अब जो हमारे कज़न्स आ रहे हैं 10 साल, वो आराम से आ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, जो फैसिलिटीज़ मिल रही। प्लस दूसरी डिफरेंस ये होगी कि अब की जनरेशन जो है वो 20 साल में किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके यहाँ बेटी है या बेटा है, सब बराबर है। तो संवाद से अंतर आया है, एजुकेशन से अंतर आया है, जेंडर इक्वालिटी की जब बात हम पढ़ते हैं उससे सोच में अंतर आया है। तो अंतर तो आया है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? क्या हम कुछ फैक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? दिल्ली में मेट्रो सिटीज़ में बैठ के ऐसे जगहों पे बात करना बहुत आसान है, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ क्या हम कुछ एड्रेस कर पा रहे हैं? एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम मैं बताती हूँ।
मेरे घर में एक मेड है, डोमेस्टिक हेल्प है, अक्सर आती है, बहुत परेशान रहती है, 4 बच्चे हैं। बोल पहले बताया उसने कि हस्बैंड ने 1.5 साल पहले शादी कर ली, फिर बताया कि हस्बैंड ने छोड़ दिया उस लेडी को, फिर वो कह रही है कि वो हस्बैंड के घर में मैं रह रही हूँ, कह रहा घर छोड़ दो, घर छोड़ दो, फिर कह रही है कि मेरा फ़ोन तोड़ दिया, फिर वो कहती है कि वायलेंस पे आ रहा है, बच्चों को तंग करता है। एक दिन वो हार के आई और वो कही दीदी मैंने वो घर छोड़ दिया, किराए पे मकान ले लिया, क्योंकि अब मुझसे और नहीं झेला जाता। पुलिस के पास जाते हैं तो किसी दिन आता है, डांट डपट के चला जाता है। हमारी सुनवाई कहाँ है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने सोचा हमने 20-25 साल जो दिल्ली में इतना संघर्ष किया, क्या हम उस संघर्ष से उनके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई संस्था है, कोई लोग हैं जहाँ प्रोएक्टिवली हम उनके सपोर्ट में आ सकते हैं? तो मेरा एक पॉइंट यहाँ पे ये डालने का है कि संवाद है, संवाद से इम्प्रूवमेंट भी हुई है, ऐसा नहीं है। संवाद जो 1970 के बाद शुरू हुआ, आज हम 2024 में हैं, बहुत लेवल पे इम्प्रूवमेंट हुई, लोगों की सोच में इम्प्रूवमेंट हुई। इसीलिए आप देखेंगे मिडिल क्लास की सारी लड़कियां बाहर जाके एजुकेशन रिसीव कर रही हैं। आप में से बहुत लोग भी बाहर से आए होंगे और उनको अब रोका नहीं जाता। 20 साल पहले रोका जाता था, 20 साल पहले आपको संघर्ष किया जाता था, लेकिन अभी भी जो लोअर क्लास है वहाँ प्रॉब्लम है, और मिडिल क्लास में भी बहुत सारी जगह प्रॉब्लम है, जो छुपी हुई प्रॉब्लम्स है, जो सामने से सोफिस्टिकेटेड है पर अंदर से दबी हुई है। लोग बातें ही नहीं करते हैं उसके बारे में। पर हम वो फोरम क्रिएट कर पा रहे हैं जहाँ लोग खुल के आए और बातें करें? तो मेरा ये कहना है कि संवाद तो ज़रूरी है, पर हम एक्शनेबल प्लान भी बनाएं उसको आगे ले जाने के लिए। कुछ कोर इश्यूज़ हम बनाएं, कुछ एजेंडा बनाएं, और हर साल हम देखें कि हम उस एजेंडा को कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रद्धा। आप में से और कोई भी इस विषय पर कुछ कहना चाहे, इस विषय को खोलना चाहे? जी। तो पहले ये संजीव जी और फिर निशु जी। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा जी संजीव जी। मुझे लगता है कि हम सभी इतना बोलने लगे तो रात को 12 भी बज सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हरी कथा अनंता क्या आगे नहीं ठीक है। तो मैं बेसिकली फिल्मों से कुछ गीतों के जरिए जो चेंजेस आए हैं थोड़ा मैंने देखने की कोशिश की। एक समय में अभी जैसे इन्होंने कहा ना कि संवाद के बारे में, संवाद आपने लिखा कि संपित्र सत्ता से संवाद इतना मुश्किल क्यों, यही है ना? तो बेसिकली जो मुझे लगता है कि जो संवाद जो है वो कहीं आसान है, कहीं मुश्किल है, कहीं हो ही नहीं सकता, कहीं संभव ही नहीं है। ये थोड़ा हम हर क्लास का, कास्ट का, इसमें बड़ा बहुत इतना आसान नहीं है। हम यहाँ बैठ के मतलब एक रास्ता में अगर हम बात कह दें, इसमें बड़ी छोटी छोटी माइन्यूट सी बड़ी चीज़ें आप देखेंगे। अगर आप दलितों में जाएंगे तो दलितों में स्त्रियों की स्थिति बहुत अलग है और स्वर्णों में स्त्रियों की स्थिति बहुत अलग है। ये भी मेरे ख्याल से आपको इस पर भी अभी तक किसी ने इस पर मेरे ख्याल से वो नहीं बात की है। मुझे लगता है इस पर भी बात होनी चाहिए। तो ये जो मैंने बताया ना कि कहीं बहुत आसान है, कुछ सोसाइटी जैसे अभी एजुकेशन की बात की, मुझे लगता है जो मुख्य जो चीज़ है वो एजुकेशन है। और एजुकेशन के साथ साथ हम कैसे उसे नरिश करते हैं, कैसे उसको चीज़ों को कैसे पहुंचाते हैं, है ना? क्योंकि आजकल हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से भी पहुंचा रहे हैं, कुछ लोग बुरी तरह से भी पहुंचा रहे हैं। आप देखेंगे देश में ही संवाद आज की डेट में बड़ा मुश्किल है। मतलब संवाद क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, मतलब वो सब पूरा आप देखेंगे कि एक तरीके का संवाद हो रहा है एक तरफ से, और दूसरी तरफ वाले कोशिश कर रहे हैं उसको काउंटर करने की, लेकिन वो भी पूरा मैनेज करते हैं कि भाई नहीं अभी चलो तुमको उठा के हम ले जाते हैं, तुम थोड़ा कम बोलो, है ना? तो ऐसे में एक गाना गीत के जरिए भी थोड़ा सा इस बदलाव को देखें। तो एक समय में हम लोग फिल्मों में गाना सुनते थे कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, ऐसा समय था ना। अभी मैंने फिर जब मैं फिल्मों गीतों पे कर रहा था तो फिर मैंने देखा एक गाना ये भी था, फिर अभी नया रिसेंटली गाना
मैंने उसके बिल्कुल उलट देखा। वो एक फिल्म आई थी जिसमें अजय देवगन था, करीना कपूर थी, तो वो अपने पति को कहते हैं तेरा जरा सा भी डोला ईमान तू साले काम पे गया। तो ये मतलब देखो कितना फर्क आप देखेंगे गीतों के उसमें भी आ रहा है। चीजें बदली हैं और चीजें बदलती भी हैं। हाँ, फर्क ये है कि हमारे यहाँ बहुत धीरे बदल रही है, पश्चिम में थोड़ा जल्दी बदल चुकी है। पश्चिम में इसमें बहुत पहले काम हो चुका था। हमारे यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी है, डाइवर्सिटी इतनी है, इतने सारे फिरके हैं, इतनी सारी मतलब तंजीमें हैं कि मतलब चीज़ों को बहुत आप आसानी से आप ये नहीं कर सकती कि आज एक किसी ने फतवा दिया और पूरे देश में वो लागू हो गया कि भाई कल से सारी स्त्रियां बराबर हो गई और इनको बराबर समझा जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता इस देश में। और ये अच्छी बात है कि आज हम इतने सारे लोग बैठ के ये संवाद कर रहे हैं और केवल उसका जो पैट्रियार्की को तो बताने की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो उस पर बात तो हो रही है, बात होना शुरू हो गई है, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि जैसे उन्होंने कहा, मैं भी इनकी बात का समर्थन करूंगा कि जहाँ ये जरूरत है हम यहाँ विश्वविद्यालय में बैठ के, गांधी शांति प्रतिष्ठान में बैठ के हम सत्संग कर लें, हम बातचीत कर लें, लेकिन जहाँ असल में ज़रूरत है, जहाँ औरतों को उनके अधिकार दिलाने की ज़रूरत है, जहाँ उनके संवादों को वो उनको करवाने की ज़रूरत है, वहाँ बड़ा मुश्किल है और बहुत। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं बड़ा आशावादी हूँ, ये जो कारवां है जो चल रहा है वहाँ तक भी जाएगा, समय लगेगा। थैंक यू। अब हमारे बीच किंसु गुप्ता जी अपनी बात रखेंगे। इतिहास के अनुसार हमारे जो है संवाद में भी अंतर, जैसे व्यक्तिगतता होती है मनोवैज्ञानिक रूप से, तो उसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। तो धर्मों में भी आप बिल्कुल बहुत गहराई नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी जगहों पे चर्चा होनी शायद इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम अपनी ग्रंथियाँ और अपने जाले तो साफ़ करें, तब हम कुछ और शायद सोच पाने के लिए वो होंगे। और मतलब मुझे एक आपत्ति तो शायद नहीं, बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि पेट्रियार्की एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये जेंडर कंस्ट्रक्ट नहीं है। जो योगेंद्र जी बोल रहे थे और तमाम सब लोग बोल रहे थे, तो आदमी और औरत में उसको रिड्यूस करना एक तो सही नहीं है कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की बात है, जो कि बहुत सारी तरह से मैनिफेस्ट कर सकती है। जितने भी होमोसेक्सुअल रिश्ते होते हैं, दो आदमियों के या दो औरतों के, उनमें भी ज़बरदस्त पेट्रियार्की होती है। उसमें भी बुच और फेम और तमाम तरीके के टॉप्स एंड बॉटम्स, तमाम तरीके की वैसी डाइवर्सिटीज़ होती हैं जिसको हम नकार नहीं सकते। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि आदमी औरत के बीच की संवाद की बात जब हम करते हैं, तो वो तो जो योगेंद्र जी कह रहे थे वो शायद दिनकर ने बहुत पहले कह दिया था कि प्रीति जब प्रथम जगती है, नारी सुंदर स्वप्न समान नर को लगती है, ये भी कैसा समय, और वो पूरा वो बताते हैं। मुझे लगता है कि शादी अपने आप में एक बहुत बड़ा पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है जिसको चैलेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी है, जो कि तमाम फेमिनिस्ट कह भी रही थी हमेशा से, और फेमिनिस्ट थ्योरी में भी इम्पोर्टेंट रहा है, कि पेट्रियार्की के पोषक तत्व जो है वो कैपिटलिज्म से आता है, वो तमाम ऐसी चीज़ों से आता है जो कि आदमी और औरत के लिए, अगर हम उसे उस तरह से रिड्यूस करना चाहें, दोनों के लिए ही बहुत विषम है। तो मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं। और मुझे मतलब मैं एक एग्जांपल से बता सकता हूँ। ऑब्वियसली आई वोंट डिनाई कि चेंज नहीं हुआ है, और बहुत सारे मतलब एग्जांपल्स, क्या मेरे घर की 3 पीढ़ियों की महिलाएं जो हैं वो अपने पतियों से ज़्यादा कमाती हैं, और फिर भी मैं अपने घर में पेट्रियार्की देखता हूँ।
तो पेट्रियार्की बड़ा डिफ़िकल्ट और उलझा हुआ वो है, और बहुत सिंपलिस्टिक डेफिनेशन से उसकी बात बनने नहीं वाली। मैं गांव में मेरी पोस्टिंग थी और मैं वहाँ पर काम कर रहा था, और एक बुटीक चलाने वाली एक औरत थी और उसका तीसरा बच्चा था, और मुझे बड़ा गुस्सा आया। हमें यूजुअली बहुत गुस्सा आता है तीसरे या चौथे बच्चे पे, क्योंकि तीसरा या चौथा बच्चा होना इसका मतलब औरत की तो पूरी की पूरी जान निकल जाएगी तीसरा चौथा बच्चा पैदा करने में। तो मैं तो उससे मैं बहुत नया था, तो मैंने कहा कि तुम्हें क्यों करना है तीसरा बच्चा? तो बोलती है हमारे पास और चारा क्या है। मैंने कहा छोड़ दो अपने पति को। तो बोलने लगी, मैंने कहा तुम पैसे नहीं कमाती हो? पैसे नहीं कमाती इसलिए। तो बोलती है कि मैं तो बुटीक चलाती हूँ। लेकिन तब क्या हमें हमारे समाज की ही औरतें आदमी से अलग होने देंगी या शादी से अलग होने देंगी? तो मुझे लगता है कि आदमी और औरत में बहुत कॉम्प्लेक्स पेट्रियार्कल रूट्स हैं, और सोशल कंडीशनिंग बहुत तरह से उसमें जो है वो रोल प्ले करती है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आदित्य जी, मैं आपको ही पुकार लेती हूँ, आप पूरा माइक अपने पास ले आए। आदित्य जी, आप कुछ कह रही थी? मुझे जो कहना था अब तो किंशु बहुत अच्छे से कह चुके हैं कि मैं क्या कहूँगी। मैं वही इसी बिंदु पे बात करना चाहती थी कि जब हम पितृसत्ता की बात करते हैं तो हमें पितृसत्ता की बात करनी चाहिए, बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड जेंडर्स की बात नहीं करनी चाहिए, या सोशली कल्चरली डिटरमिन्ड, क्योंकि स्त्रियों में भी पितृसत्ता होती है। जब हम संवाद की बात करते हैं तो हमें सास से भी संवाद करना है, सिर्फ पति से संवाद नहीं करना है ना। तो वो सास की जो भूमिका बनाई हुई है वो पितृसत्ता की वजह से ही है, और वो एक पुरुष के भावनाओं पर, उसकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए दो स्त्रियों के बीच में जो कंपटीशन है उससे बचता है। एक तो ये है, तो हम पितृसत्ता से संवाद की बात करें, हम स्त्री और पुरुष के संवाद की बात, ये इसको बहुत रिड्यूस किया जा रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था। और दूसरा मुझे ये लगता है कि शुरू से ही हम कहते हैं विमेंस क्वेश्चन इज़ अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, क्योंकि जिस भी सवाल में जो सवाल सत्ता से जुड़ी हो वो पॉलिटिकल होगा। पॉलिटिकल से मतलब कोई राज्यसभा लोकसभा की बात नहीं है। पॉलिटिकल क्वेश्चन है क्या पावर रिलेशनशिप क्या है, पिता पुत्र का है, भाई बहन का है, बहन बहन का भी होता है, माँ बेटी का भी होता है, सबका होता है पावर रिलेशनशिप। और परिवार जैसे संस्थान में काफ़ी हद तक सामाजिक तौर पर तय होता है कि कैसी पावर रिलेशनशिप होगी। सत्ता कोई छोड़ता नहीं है, आप कितना भी संवाद कर लें, सत्ता छीननी पड़ती है। और इसीलिए विमेंस मूवमेंट ने बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन भी इसीलिए करवाए थे, उस पर मतलब जिद की थी और काफ़ी आंदोलन के बाद करवाए थे, क्योंकि आप इसे सत्ता, आप इसे संवाद कहें, सौदेबाजी कहें, मगर परिवार के अंदर चाहे हिंसा हो, चाहे संपत्ति का अधिकार हो। अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने लड़के जो है संपत्ति में अधिकार लिया, पहले नहीं था। अचल संपत्ति में, ज़मीन में स्त्रियों का अधिकार नहीं था। वो विमेंस मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने करवाया, ये कानून बदलवाया। तो आपको राज सत्ता का समर्थन हासिल करके घर घर में विद्रोह और बगावत करना पड़ता है। आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है कि पति ने मुझे मारा है, सास ने मुझे मारा है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसी के लिए बना था। तो सत्ता, ये संवाद से सत्ता का ये ढांचा बदलने वाला नहीं है, मगर हाँ संवाद भी साथ में चलता रहना चाहिए। जैसे कि युद्धों में होता है, युद्ध भी चलता रहता है, डिप्लोमेसी भी चलती रहती है। मुझे उम्मीद है कि विषय बहुत तरह से और ठीक से खुल गया है कि आज हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। और मैंने जैसा शुरू में कहा कि आप सब का साझा संवाद आज के दिन होगा, और आप सभी अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे, अपनी बात कहेंगे। लेकिन सबसे पहले, जैसा मैंने परिचय के दौरान भी कहा था कि चंद्रकला जी एक युवा दृष्टि रखने वाली हैं और एकदम मित्रवत हमारे साथ रहती हैं। उनके साथ बातचीत करने से
अनेक जाले जो मन के हैं, दिमाग के हैं, वो साफ़ होते हैं। हमारे साथ वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लंबे वक्त तक आपने अध्यापन किया और एक बड़े ही शिक्षकों विद्यार्थियों के बीच में बहुत प्रिय रहे। उनको भी मैंने कहा कि वो एक दोस्त प्रोफेसर की तरह हमारे बीच में हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी भी बात हमारे बीच में रखें और अपने अनुभव साझा करें। प्रोफेसर त्रिपाठी। हाँ, इसके साथ हमें ये भी तो पता चलेगा कि हमारे सामने सामने जब पत्नियां जेंडर पे बोलती हैं तो उसकी दीवार पे तो कैसा लगता है। हमारे विद्यार्थी जीवन के समय एक बहुत बड़े वकील थे, सुल्तानपुर की बात मैं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में। तो वो किसी MP वगैरह रहे, वो लोकसभा के सदस्य वगैरह, नेहरू जी के बड़े करीबी थे। जब मैं BA में पढ़ता था तो एक बात बोला करते थे अवधि में कि ज्ञान भाव सब हरी, कहा तो कचपच कचपच करी। मतलब आप लोगों को सुनते हुए तो मेरा अपना ज्ञान तो ख़त्म हो गया। तो कुछ नहीं समझ में आया कि मेरे पास भी कुछ कहने के लिए, तो मैं कचपच कचपच कर सकता हूँ। तो हाँ, जोर से बोलता। तो मैं, अच्छा उधर नहीं सुनाई पड़ रहा है? तो मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई और इतने तार्किक ढंग से अपनी बातों को लोगों ने रखा कि मुझे लगता है कि अब मैं क्या बोलूँ इसके बाद। सबसे पहले दया जी ने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को रखा और उनकी जो बात आई उसमें एक चर्चा की उन्होंने, साधारणीकरण की और आपस में बातचीत, एक दूसरे को समझने की, कम्युनिकेशन की। लेकिन जब काव्यशास्त्र में जो साधारणीकरण की बात है, अगर सचमुच हम सब ऐसे हो जाएं तो ये जो विचार गोष्ठी है इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साधारणीकरण का जो मूल आधार है वह है निर्मल चित्त का होना। और अगर स्त्री और पुरुष या केवल पुरुष ही हैं और समाज और सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे परिवार की सत्ता में और चाहे अन्य किसी प्रकार की सत्ता में, अगर वो संवेदनशील हो जाए तो संसार की ढेर सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो सकती हैं। बड़ी अच्छी सी एक कविता की भाषा में, आप शायद योगेंद्र जी नाम आपके लिए ले रहा था, बहुत अच्छी तरीके से बात की और अंत में एक चीज़ कहा कि पुरुष के पास भी संवेदना होती है और उसे अपना रोना दिखाने का की अनुमति नहीं होती। श्रद्धा जी हैं कि चली गई पता नहीं, लेकिन हैं। श्रद्धा जी ने अपने अनुभव और अपने अध्यापन के अनुभव के आधार पर बहुत अच्छे तरीके से बात रखी। जेंडर समानता और उसकी असमानता को व्याख्यायित करते हुए और फिल्मी गीतों का सहारा लेते हुए आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं कानून का भी विद्यार्थी रहा हूँ, तो लॉ पढ़ते समय हमें हिंदू लॉ पढ़ाया जाता था, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी पढ़ाया गया, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ नहीं पढ़ाया गया, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक शब्द है, अविभाजित हिंदू परिवार अब नहीं है। ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा स्वाधीनता के पहले की, और स्वाधीनता के पहले भी हम समझते हैं कि हमारे बाबा, पिताजी के पिता, उनके पहले जो स्थिति थी, तो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक कर्ता खानदान हुआ करता था जो मैनेजर होता था, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे बड़ा लड़का
सबसे छोटा लड़का भी हो सकता था। तो पूरे परिवार की सत्ता अगर किसी के पास होती थी तो उस व्यक्ति के पास होती थी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और उसके नियंत्रण में पूरा परिवार होता था। वह उस परिवार को चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत समझता था, और लोकतंत्र भी वहाँ था। परिवार के हर सदस्य को बोल सकने की छूट थी, वो अपनी बात कह सकता था और जो जरूरी होता था वो मिलता भी था। ये उदाहरण मैंने केवल इसलिए दिया क्योंकि बार बार परिवार आया है, हम लोगों के आपस की चर्चा में परिवार आया है और परिवार में पुरुष। केवल अंत में आपने जो कहा और उसके पहले थोड़ा संकेत किया कि पितृसत्ता जो है वो पुरुष तक ही सीमित नहीं है। पितृसत्ता जो है वो एक अवधारणा है, वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि आ रहा है। लेकिन हमारा जो भारतीय समाज है, चाहे वो मुस्लिम समाज भी हो, हिंदू समाज की बात नहीं करते हैं, क्रिश्चियन समाज हम नहीं उसको बहुत अधिक नहीं जानते, लेकिन हिंदू और मुस्लिम समाज जो है वो हमारा जो भारतीय समाज है वो पश्चिम के जो अवधारणाएं हैं उन सबसे भिन्न है। मुस्लिम समाज में भी उसी तरीके की पितृसत्ता है जैसी पितृसत्ता हिंदू समाज में है, क्योंकि मूलतः वो हिंदू ही रहे हैं, धर्म भले चाहे जो हो गया हो हिंदू धर्म। तो ये जो तमाम स्थितियां हैं और हमने विकास कहाँ तक किया है उसकी तरफ श्रद्धा जी ने संकेत कर दिया है। आज हम उस तरीके की पितृसत्ता से प्रताड़ित नहीं हैं। थोड़े बहुत उदाहरण मिल सकते हैं, कहीं कहीं छिटपुट, लेकिन विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। और सचमुच ऐसी जगहों की लड़कियां जो हिम्मत नहीं कर सकती थी दिल्ली आने की, संघर्ष करना पड़ता था, आज वो लड़कियां अकेले आराम से, पहले उनका भाई आता था या पिता आता था पहुंचाने के लिए और पूरी सुरक्षा के साथ तब छोड़ता था, आज उनके अंदर ये सामर्थ्य है कि वो लड़कियां दिल्ली या देश के किसी भी कोने में जाने के लिए अपने बल पर जाती हैं, चाहे वो दक्षिण जाना हो चाहे पूरब जाना हो। तो सचमुच इस समय यह है कि हम उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए और समाज में जो अन्य विकृतियां हैं, जिन विकृतियों को करने के लिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था का लाभ लेने वाली जो प्रवृत्तियां हैं उनको हमको पहचानने की ज़रूरत है, ताकि हम उन पर चोट कर सकें या उनका समाधान प्रस्तुत कर सकें। कहने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन समय की सीमा के अधीन हम अपनी बातें नहीं करते। आप लोग में से कोई छोटी छोटी टिप्पणियां सभी की ले लेते हैं, ऐसे करते हैं कि अगर किसी के पास कुछ और कहने के लिए है भी तो भी उससे पहले अगर किसी के सवाल है तो वो ले लेते हैं। तो इसमें होगा ये कि किसी को टिप्पणी देनी है तो वो भी उनको सवालों को शामिल कर सकते हैं और इनमें से जो भी जवाब देना चाहेगा वहाँ तक बात आ जाएगी। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सवाल सारे सही होंगे, सही गलत सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत छोटा भी सवाल हो सकता है कि हम लोग बात करते हैं घरों में या कलीग से या कहीं कोई दिक्कत आती है या जो भी है विषय तो सबको बताइए। तो सवाल कुछ आ जाता है तो पहले बीच में अच्छा रहता है। आपका सवाल था एक तो मैं अपने जो मैट का एग्जाम्पल दिया था वो उनका हस्बैंड जो